नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं तरुण तेजपाल केस। गोवा के सेशन कोर्ट ने आदर्श पीड़िता की परिभाषा में कुछ नई विशेषताएं जोड़ी हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में गोवा सेशन कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को 2013 में अपने एक कलीग के कथित बलात्कार के मामले में सभी मामलों से या आरोपों से बरी कर दिया गया है। इस फैसले में त्रुटिपूर्ण तर्कों का इस्तेमाल किया गया है या इस बात की मिसाल है कि व्यवस्था यौन उत्पीड़न से उबरने वालों की हिफाजत नहीं कर सकती, खासकर जब एक पक्ष ताकतवर हो और दूसरा नहीं। बात है नवंबर 2013 में, जब शिकायत करने वाली लड़की यानी मुद्दई और आरोपी दोनों तहलका के थिंक फेस्ट के सिलसिले में गोवा के एक होटल में थे। वह लड़की तेजपाल, जो कि उस समय मैगजीन का एडिटर इन चीफ था, के सुपरविजन में काम करती थी। तेजपाल पर आरोप था किसी मेहमान से मिलने के नाम पर वह उस लड़की को 2 बार लिफ्ट में ले गया और दोनों बार लिफ्ट में उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस स्थिति में होने के कारण तेजपाल पर गंभीर बलात्कार के सेक्शन 376 के 2K और 376 2K आईपीसी के तहत मामले दर्ज किए गए। तेजपाल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि सेक्सुअली एनकाउंटर नहीं हुआ था, लेकिन यह तर्क दिया कि उसने एक ईमेल के जरिए लड़की से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस मामले में लड़की की दूर दूर तक कोई सहमति नहीं थी। तो और गोवा केस में कुछ इन्हीं बातों को नज़रअंदाज किया गया है कि किस प्रकार से तेजपाल की इन बातों को भी उन्होंने बहुत हल्के में लिया। तेजपाल पर आरोप था कि वो 2 बार लड़की को लिफ्ट में ले गया और उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। 7 नवंबर 2013 को तेजपाल ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जो भी किया वही रिपीट 8 नवंबर 2013 पर भी किया। तो तेजपाल पर दोषपूर्ण अवरोध और परिरोध के सेक्शन 341 और 342, यौन उत्पीड़न सेक्शन 354A और महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग सेक्शन 354, विश्वास अधिकार और महिला पर नियंत्रण और बलात्कार की स्थिति तक पहुंचने के लिए सेक्शन 376 के 2K आईपीसी के तहत मामले दर्ज किए गए। तेजपाल ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सेक्सुअली इनकाउंटर नहीं हुआ था, लेकिन यह तर्क दिया कि उसने एक ईमेल के जरिए महिला से माफ़ी मांगी थी कि जब उसे पता लगा कि लड़की की इसमें दूर दूर तक कोई सहमति नहीं थी। जैसा कि ज़्यादातर यौन उत्पीड़न मामलों में होता है कि उस उत्पीड़न का कोई चश्मदीद गवाह या वीडियो फुटेज नहीं होता है। मुद्दई की गवाही सबसे महत्वपूर्ण थी और फैसले में यह कहा गया कि दोष सिद्ध करने के लिए यह काफ़ी है, मगर गवाही स्टेरलिंग क्वालिटी की हो, यानी एकदम सही हो। लेकिन फैसले में इस गवाही को रद्द किया गया है और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। इसमें सर्वाइवर के बयानों के बेमेल होने पर ध्यान दिया गया है, जो कि कथित उत्पीड़न के लिए गैर जरूरी है। कुछ और चूक भी बताई गई, जैसे पहली घटना के तुरंत बाद उसने अपने कलीग्स को इस उत्पीड़न के बारे में बताया, लेकिन उसने पेनिट्रेशन का जिक्र नहीं किया। अगर इन विसंगतियों को मटेरियल के तौर पर माना भी जाए तो भी फैसला इस बात को सही नहीं ठहराता कि उसने तेजपाल को यौन उत्पीड़न के केस से बरी कर दिया जाए। इसके अलावा इन विसंगतियों पर चर्चा करके फैसला न सिर्फ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तेजपाल के खिलाफ अपर्याप्त सबूत हैं, बल्कि यह नतीजा भी निकलता है कि लड़की जानबूझकर झूठ बोल रही है। ऐसा कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे। ऐसा करके लगता है कि फैसला उस लड़की को ही कटघरे में खड़ा करता है, जबकि आरोपी को मिले संदेह के लाभ पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर जैसा कि लड़की ने कहा कि अगर वह उसे धक्का दे रही थी तो घबराई और डरी हुई भी होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब वह उसे धक्का दे रही थी तो घबराई और डरी हुई कैसे थी। इसके अलावा यह फैसला मर्दवादी सोच को ही पुख्ता करता है। इसमें इस बात का जिक्र है कि यौन उत्पीड़न से उबरने वाली किसी लड़की का आदर्श बर्ताव कैसा होना चाहिए। अक्सर किसी हास्यास्पद नतीजे पर पहुंचने के लिए ऐसे ही तर्कों का प्रयोग करते हैं।
जैसा कि लड़की ने आरोप लगाया था कि तेजपाल ने उसे लिफ्ट की दीवार की तरफ धक्का दिया और जबरदस्ती उसे किस करने लगा। इस आरोप पर फैसला सुनाते हुए सवाल किया गया कि अगर लड़की तेजपाल की तरफ मुंह करके नहीं खड़ी थी तो उससे बातें नहीं कर रही थी, तो क्या यह मुमकिन था कि तेजपाल हमला करने से पहले उसका मुंह खोले और उसे किस करे। फैसले में इस बात पर भी सवाल किए गए कि उसने अपना जबड़ा कसकर क्यों बंद नहीं किया। आपको हंसी आ रही होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी आ रही है। फैसला कहता है कि यह बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता कि कानूनी रूप से जानकार, बुद्धिमान, सतर्क और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त महिला ने तेजपाल को धक्का नहीं दिया इससे पहले कि वह उसे किस करता, चूंकि लड़की ने यह दावा किया था कि उसके बाद उसने तेजपाल को धक्का दे दिया। बात करते हैं दूसरी बात की। दूसरी बात कि फैसले में लड़की के इस बयान पर भरोसा नहीं किया गया कि वह घबराई हुई थी और आरोपी से डरी हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि वह तेजपाल को दूर करने के लिए धक्का दे रही थी। तेजपाल की माफी में लिफ्ट के बाहर नशे में किए गए किसी मजाक का जिक्र हो सकता है। फैसला कहता है कि मुद्दई ने नशे में मजाक की बात मानी थी, क्योंकि उसका दावा था कि तेजपाल अक्सर सेक्सुअल कलर वाली टिप्पणियां किया करता था, कमेंट किया करता था। उसने तेजपाल के ईमेल पर जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि वे लोग लिफ्ट में घुटने से पहले सेक्सुअली बात कर रहे थे। उसने कहा कि दरअसल तेजपाल खुद ही उससे उस काम के बजाय सेक्सुअली बात शुरू करता था। यहाँ यह कहना जरूरी है कि किसी की गिरफ्तारी के लिए बड़े सबूतों की जरूरत होती है और होनी भी चाहिए। इसके अलावा उचित प्रक्रिया का पालन भी किया जाना चाहिए। फैसले में सही कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच का हक है और इस जांच में कई कमियां हैं, जैसा सभी फ्लोर्स के सीसीटीवी फुटेज नहीं जब्त किए गए। अब कोर्ट ने एक आदर्श पीड़ित की परिभाषा दी है कि आदर्श पीड़ित कैसा हो। आप सुनिए और अपना दिमाग लगाइए। फैसले में लड़की से क्रॉस क्वेश्चन में किए गए कई सवालों को रद्द कर दिया गया, इस आधार पर कि नए एविडेंस एक्ट संशोधनों के तहत उसका पूर्व चरित्र प्रासंगिक नहीं है। इसके बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि लड़की का व्यवहार कि वह अपने दोस्तों और जानने वालों से सेक्सुअली बातें किया करती थी फैसले को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि फैसले में कहा गया कि वह उस रात आरोपी से फ्लर्ट भरी बातें कर रही थी। इसी तरह कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़की दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट वाली बातें कर रही थी। इस आधार पर यह फैसला सुनाया गया है कि वह सर्वाइवर जैसा बर्ताव नहीं कर रही थी। तो मॉडल विक्टिमहुड कैसा होना चाहिए, इसका विश्लेषण करने के लिए अदालत ने कुछ और परेशान करने वाली बातें कही हैं, जैसे शराब के साथ लड़की की तस्वीरें हों, पार्टी में उसकी मौजूदगी और सेक्सुअली कमेंट वाली बातें कर रही हों। इसके आधार पर यह नतीजा निकाला गया कि यहाँ विक्टिम ऐसी नहीं है जैसी आमतौर पर होनी चाहिए, और इस तरह घुमा फिराकर लड़की के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। यह कहना होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े कई पहलुओं में सुधार की कोई मांग नहीं की गई। ऐसा तंत्र जो कि यौन हिंसा के सर्वाइवर्स और पीड़ितों की क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण से ज़्यादा अपराधी की गिरफ्तारी पर केंद्रित है। लेकिन यह फैसला न्याय की उस सक्रिय व्यवस्था को भी भूल जाता है, इसकी बजाय फरियादी को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। इस संबंध में यह बात खास तौर से परेशान करने वाली है कि सर्वाइवर की पहचान का खुलासा न करने की कोई कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि यौन हिंसा के पीड़ितों का नाम और उनकी पहचान का खुलासा करने वाले विवरण नहीं छापे जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो कानून पीड़ितों की हिफाजत करेगा। लेकिन सेशन कोर्ट के फैसले में लड़की का पूरा विवरण है। इसमें लड़की के पति का नाम है, उसकी दूसरी पहचान भी, जैसे उसके लिखे हुए आर्टिकल्स के टाइटल्स भी। इसके अलावा उसे या उसके कॉन्टैक्ट को भेजे गए मैसेजेस में उनका नाम भी संदर्भित किया गया है। हालांकि यह जानकारी मिली है कि गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस संबंध में अपील दायर की गई है और सेशन जज को निर्देश दिए गए हैं कि वह पहचान का उचित तरीके से संपादित करें। किसी फैसले पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वह कई बार किसी व्यक्ति की जाति और वर्ग पर निर्भर करता है। किसी घटना पर कोई कितनी जल्दी और दिलेरी से बोल सकता है, ऐसा करने के लिए उसके पास कितनी आर्थिक ताकत है, क्या उसकी पहुंच इतनी है कि वह लीगल सलाह ले सके, मुकदमे के दौरान उसके दोस्तों, परिवार वालों और कलीग्स का कैसा सहयोग रहा।
तेजपाल मामले में सर्वाइवर के पास कई प्रिविलेजेस थे जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते, लेकिन इन्हीं प्रिविलेजेस को उसके खिलाफ हथियार बनाया गया कि वो महिला कानून की जानकार थी। उसके आधार पर उसके बयानों की विसंगतियों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच की गई और चूंकि उसने अपने वकीलों से बातचीत की, इसलिए यह कहा गया कि उसका बयान मनगढ़ंत है। अक्सर जो यौन हिंसा के सर्वाइवर्स होते हैं उनको उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। खास तौर से एक आंदोलन भी चला था मी टू, जो मानहानि के मुकदमे को देखते हुए इस आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा मिला था कि यह देखते हुए कि काम करने वाली जगहों पर यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत निवारण प्रणाली अभी तक नहीं बनाई गई। ऐसे फैसले बताते हैं कि ड्यू प्रोसेस की व्यवस्था कितनी अव्यवस्थित है। इसकी बजाय यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के लिए न्याय और मुआवजे की कोई दूसरी व्यवस्था करना कितना जरूरी है। तो फिलहाल जो गोवा के सेशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है और जिसमें तरुण तेजपाल को बरी किया गया है, वो मुझे ऐसा लगता है और समाज के कई लोगों को भी ऐसा लगता है कि पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ रसूख और पैसों की जीत हुई है और उसी के पक्ष में रसूख और पैसे ने किस प्रकार से गवाहों को तोड़ा मरोड़ा और फैक्ट्स को छुपाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको तरुण तेजपाल केस की आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो चैनल में जो लाल बटन दिया गया ना सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ ज़रूर दबाएं और वो दब ही जाना चाहिए हर हाल में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।